Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, friends. Today we will learn the chapter number 3, using the flowchart of acutes. Using the flowchart of acutes, how to get best result. So in this chapter, we will study the activity thermal thirst, axis, conscientious, non-conscientious, diligent, non-diligent, expressive, non-expressive, all these remedies. So let's start using the chart of acutes. How to get the best result. For years, young homeopaths have found it difficult to put to practice the law of similars. Their dilemma begins right from sorry. Their dilemma begins right from the basis of prescriptions, where there is no uniformity, as every homeopath interprets the law according to his own understanding. Some prescribe a simillimum based on only on mind, some only on PQRS, some only on disease picture, and some only on organ involved, that is particulars. So none of them represent man as a whole. So man as a whole, ये जो डॉक्टर हैनेमन का कंसेप्ट था, वो सही तरह से यूज में लाया, प्रैक्टिस में लाया डॉक्टर विजय करसन ने। सही तरह से उसे एक्सप्लेन किया था कि हर कोई इसे समझ सके कि मैन एज अ होल किस तरह से कंसिडर करना। So remember, as homeopath, we treat the man in disease and not the disease in man. As a homeopath, I am concerned with knowing what type of a man or what constitution I am dealing with. For that, I would like to know how this particular constitution has behaved when attacked by bacteria or viruses. For example, when you hit your fist on wooden panel, glass panel, thermocol, wire, a cotton mattress, the reaction obtained by your hit in terms to noise or behavior of the panel concern will make you aware of what material you have dealing with. Yes. तो सर ने यहाँ रिएक्शन के लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह से रिएक्शन आती है, जैसे कि हर मटेरियल की अलग अलग रिएक्शन होती है, वैसे ही हर कॉन्स्टिट्यूशन की अलग अलग रिएक्शन होती है, ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो आप किस पेशेंट से डील कर रहे हैं, किस कॉन्स्टिट्यूशन से डील कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है उसके रिएक्शन पे, वो किस तरह से रिएक्ट करता है। इसीलिए रिएक्शन लेना, दैट इज द जेनेटिक डिस्पोजिशन, रिएक्शन लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। So similarly, the reaction shown by a patient to the disease or infection will tell a physician what constitution is dealing with. Yes. So what changes occur or do not occur in the organism shall in the first place be reflected by the activity, yes, of that affected constitution. तो सबसे पहला चेंज जो बॉडी में होता है, ह्यूमन बॉडी में होता है, वो होता है उसके एक्टिविटी चेंज। जैसे ही बॉडी पे किसी वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स का अटैक होगा, तो बॉडी किस तरह से उसे रिएक्ट करेगी, उस रिएक्शन में होगा
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम दैट इज द एक्टिविटी, चेंज ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी में कुछ ना कुछ डिफरेंस आने ही वाला है, और वही हमें देखना होता है मोस्टली इन एक्यूट डिजीजेस। सो एक्टिविटी में क्या चेंज आया, और उसके बॉडी ने उस इंफेक्शन को या फिर जो भी चेंजेस उसने फील किए, इन्वायरमेंटल, मेंटल स्ट्रेस या फिर फिजिकल इंजरीज या फिर कोई भी खाने पीने की वजह से, तो उस वो लेने के बाद उसके बॉडी ने उसे क्या चेंज दिया, क्या रिएक्ट किया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और वो चेंज होता है मोस्टली इन द एक्टिविटी। सो व्हाट इज दैट चेंज, तो किस तरह से एक्टिविटी में चेंज आता है। सो व्हाई द होल चार्ट इज बेस्ड ऑन एक्टिविटी, क्योंकि सर ने इसे ही बहुत बड़ा बेस बनाया एक्टिविटी को। क्योंकि अगर बॉडी में मूवमेंट्स नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, बॉडी अगर कुछ रिएक्ट नहीं करती है, तो वी कॉल इट इज अ डेड बॉडी। इसीलिए सबसे पहला चेंज होता है बॉडी में। सो एक्ट इज अ प्राइमरी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। अगर एक्ट है, मूवमेंट है, बॉडी में कुछ तभी चेतना है, कुछ तभी हलचल हो रही, दैट मीन्स द बॉडी इज लाइफ। सो इसीलिए सर ने कहा है कि एक्ट इज अ प्राइमरी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ और लिविंग बीइंग। लाइफ मीन्स चेंज। Anything in this world which does not change at all is death. Hence, act or actions represent life. The speed and the type of actions are specific for specific constitution. तो हर इंसान, हर ह्यूमन बीइंग, हर कॉन्स्टिट्यूशन अपने अपने जेनेटिक डिस्पोजिशन के हिसाब से रिएक्ट करेगा। एक 10 लोगों का मॉब रहने दो और उनपे अगर कोई पत्थर फेंकता है तो हर कोई उसे कैच नहीं करेगा। हर किसी की रिएक्शन अलग अलग होगी। कोई कैच करेगा तो कोई उसी स्टोन को वापस उसी दिशा में फेंकेगा, मारेगा। कोई बाजू में हटेगा, कोई डर जाएगा, कोई चक्कर आके गिर जाएगा, कोई सडन सरप्राइज होके समझ में नहीं आएगा क्या करना। सो डिपेंड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। हर कॉन्स्टिट्यूशन की रिएक्शन किस टाइप की है, उस पे उसका मूवमेंट, उसका एक्टिविटी चेंज डिपेंड होगा। सो अकलक्रिया काब, बराइटा काब, हेलेबोरस, जैल्सीमियम, सिलिशिया have slow activities. These are the slow drugs, slow in speed, so they react very slowly. On the other hand, drugs like tarantula, mercury, belladonna, naxomica will have fast speed, so they react fastly. Sudden, they take the decision, suddenly take the action. And agaricus, stramonium will have jerky or gyratory actions respectively. Yes, these drugs, agaricus and stramonium, are hysterical drugs, so they react like a hysteria. या तो सडन वायलेंट रिएक्शन होगी उनकी, या फिर कुछ तभी जर्की गिरेटरी एक्शंस होगी। यस, so such different actions and speed are projected by different constitution in original healthy form, which albeit all homeopaths need to know and observe to become successful homeopath, they also ought to observe the change if any in these activities. Yes, तो हमें अगर acute में रिजल्ट लेना है तो अकॉर्डिंग टू विजयकर सर चार्ट ऑफ एक्टिविटी, हमें सबसे पहले देखना है कि एक्टिविटी में क्या चेंज हुआ आफ्टर दे गॉट इन्फेक्शन। सो दे also ought to observe the change in any in these activities when the respective constitution is affected. The new picture thus formed is known as an acute picture, which is
no doubt in relation to the original constitutional picture. Yes, so this is only acute change, this is only acute picture, so it is only important for acute prescription. Thus, if opium genetic constitution suffer from fever or dysentery, that is, if affected by stronger dynamic influences, it will bring about temporary change in the basic constitutional picture. Yes. So, in term of activity, thermal thrust, and will be giving rise invariably to a picture either of aconite, antimptart, or belladonna, or Bryonia, Hyoscyamus, Nux Nux moscata, which are in relation to opium. Yes, this may occur if and only if opium picture changes, which is not a must. Yes. तो सर ने यहाँ रेमेडी रिलेशनशिप भी दिए कि एक्यूट में क्या होगा, क्रॉनिक में क्या होगा, लाइक दिस. सो उसका जेनेटिक पिक्चर किस तरह से होगा और एक्यूट चेंजेस में क्या होगा. So these changes in activity, thermal thrust excess, and physical mental symptoms which are thrown by the constitution are basically compensatory in nature and is a natural effort by the organism to provide immunity and restore the sick to health. Hence, more often than not, the health is restored without the aid of any medicine, homeopathic or allopathic. If such recovery does not take place, then and only it calls for an intervention. Yes. So in homeopathy, our basic law of prescription stands from similia similibus curantur. Hence, the remedy required shall be in keeping with our basic law, a similimum to the acute totality, which of course should be based on activity. So thermal generals like thirst and food and mental change state or attitude and not only on physical symptoms. Yes. So sir ने दिया है कि लॉ प्रिस्क्रिप्शन. सो एक्यूट प्रिस्क्रिप्शन किस बेस पे होना चाहिए, एक्यूट प्रिस्क्रिप्शन के लिए हमें क्या कंसिडर करना है. तो फर्स्ट थिंग इज acute or activity change, acute change in activity. So the totality contains mentals, physicals, generals, desire, aversions. So this is the important totality or important symptoms for prescribing in acute conditions. So the remedy chosen on these lines are so effective that they make us obey all the cardinal principles. और जो इस तरह से हम कंसिडरेशन रखेंगे सिम्टम्स का और उस बेस पे जब हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो दैट covers the all cardinal principles, also the Hering's law. Yes. So जैसे ही प्रिस्क्राइब होता है तो हेरिंग्स लॉ फॉलो होना शुरू हो जाता है if your remedy, your selection is correct. So one remedy, one dose is required to take care of a typhoid, malaria or lung abscess or UTI infections. Not only the principles are abided by, but also the pleasant sight of Hering's law coming true. Yes, each and every time a bonanza received by the prescriber. Yes, जैसे प्रिस्क्राइब करते हैं इस बेस पे, इस टोटलिटी पे, तो वहां 100% आपको हेरिंग्स लॉ फॉलो होगा. और जब हेरिंग्स लॉ दिखता है तो वी कैन से द क्योर प्रोसेस इज स्टार्टेड. So all the speed of recovery or cure is like the effect of a magical wand. Lung consolidation disappears within 3 days. First cells count of 100 or 200
in urine disappears within 3 days. The fevers come down, but be it typhoid or malaria, within 24 hours with general sense of well-being and no subsequent weakness ensues. The patient gets his appetite back within 24 hours and resume work the next day. Yes. So this is the magic of this chart. To bring about such a result, one has to prescribe as previously mentioned on, तो ये हमेशा ध्यान में रखना, thermal activity, thermal thirst, mental axis, which have changed. This is called the activity, thermal thirst, mental axis. Yes. जब एक्टिविटी चेंज होगी तो एक्टिविटी चेंज में, एक्टिविटी में क्या चेंज आया, किस टाइप का आया, यह हमें देखना है। देन उसमें ऐड करना है, जैसे कि कल हमने लास्ट में देखा था कि इट इज टोटली बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। सो सबसे पहले देखना है एक्टिविटी, चेंज ऑफ एक्टिविटी, देन add the thermals, then again add the thirst and desire aversions. Afterward, you got the remedies, and the remedies, select the remedy on the basis of the pointers जो सर ने इस बुक में दिए हैं मैथमेटिक्स का पार्ट में, वो उस पॉइंटर्स के बेस पे आपको रेमेडी सिलेक्ट करना है, और वो रेमेडी is his acute perfect remedy. So it being difficult to analyze for some especially new homeopaths, I have simplified the analysis in the form of a flow chart. The flow chart starts with activity. Yes, this is further divided into 3: activity decrease, activity increase, and activity no change. So activity decrease, that means immunity become low, dullness, that means patients have lost energy, toxicity बढ़ गई. Activity increase, that means mental activity increase. अब एक्टिविटी इंक्रीज में अगेन टू टाइप्स है, टू फॉर्म सर ने यहाँ दिए हैं, एक फिजिकल, दूसरा मेंटल. सो फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज, इफ द फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज है तो वहां पे पेशेंट को मेंटल एक्टिविटी इंक्रीज नहीं रहेगी. मेंटल एक्टिविटी इंक्रीज है तो फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज नहीं. सो सर ने दोनों को अलग अलग डिवाइड करके एक्सप्लेन किया है. एक्टिविटी इंक्रीज में फिजिकल एक्टिविटी एंड मेंटल एक्टिविटी, एंड देन द नो चेंज, एक्टिविटी नो चेंज. एक्टिविटी नो चेंज, दैट मींस फीवर हो के भी, लूज मोशंस हो के भी, जो भी एक्यूट कंप्लेंट है वो होने के बाद भी पेशेंट के एक्टिविटी पे अगर चेंज नहीं होता, दैट मींस टॉक्सिसिटी नहीं बढ़ी है, मतलब पेशेंट की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, अभी भी फाइट कर रही है. यस, सो दिस इज द चार्ट. की शुरुआत में ही ये सबसे पहला आपको मेन पॉइंट आएगा एक्टिविटी. उसमें ये 3 पार्ट्स, एक्टिविटी increase, activity decrease, and activity no change. Every section is further divided into thermals, hot and chilly. जैसे कि एक्टिविटी इंक्रीज है तो हॉट है कि चिली है, एक्टिविटी डिक्रीज है देन अगेन हॉट है या चिली है. Okay, so further differentiation is done on the basis of thirsty or thirstless. तो थर्मल्स देखने के बाद, हॉट चिली देखने के बाद हमें देखना है कि थर्स्टी है या फिर थर्स्टलेस है. ओके, सो तो यहां तक हम पहुंच गए. सबसे पहले आप हमें देखना है एक्टिविटी. एक्टिविटी में 3 पार्ट्स, एक्टिविटी इंक्रीज, एक्टिविटी डिक्रीज एंड एक्टिविटी नो चेंज. देन हर पार्ट में हमें देखना है थर्मल्स,
हॉट है कि चिली, और उसके बाद हमें देखना है थर्स्टी है या फिर थर्स्टलेस है. So the zeroing down on the simillimum is provided by short 3-line description of every remedy. That is the pointer. हर रेमेडी के सर ने 3 पॉइंटर्स यहाँ पे दिए हैं, 3-line symptoms दिए हैं. So in the chart as the remedy pointers, these remedy pointers form a triad of important symptoms which are the base of the remedy. They have to be present in every case. So these are the genetic traits of that remedy in acute condition. So beside the thermo general axis, these are given in the form of triangle. A few more confirmatory points are also provided to ensure the remedy. Yes. तो कुछ रेमेडी के सर ने और कुछ सिम्टम्स उसमें दिए हैं, पॉइंटर्स दिए हैं. ये 3 मेन पॉइंटर्स मिलने के बाद हम उस रेमेडी को और भी कंफर्म करने के लिए वो पॉइंट भी देख सकते हो. So some of these have been evolved from practical experience. Yes. तो ये जो रेमेडी पिक्चर्स, ड्रग पिक्चर्स सर ने, एक्यूट ड्रग पिक्चर्स सर ने इस बुक में दिए हैं, it is totally depend on the practical experience of Dr. Vijayakar sir. So 3-line Materia Medica picture of 60 drugs have been provided in the Materia Medica section of this book. Yes. So the generals provided in this book under the heading of the drug are during heat, fever, pain, etc. and may not be the same in chronic picture of the drug. For example, Sina, Carbovage, Calica, Lachesis, Bryonia. These pointers are only acute pointers. इसे आप chronic picture में नहीं mix करेंगे. Chronic picture में इसे देखना भी नहीं है. It is given only for the acute condition. Are generally thirsty but during the fevers become thirstless. Yes. तो बहुत से ड्रग्स हैं जो मतलब एक्यूट में चिली होते हैं और क्रॉनिक में हॉट होते हैं. एक्यूट में हॉट होते हैं, क्रॉनिक में चिली होते हैं. एक्यूट में थर्स्टी होते हैं, क्रॉनिक में थर्स्टलेस होते हैं. एक्यूट में थर्स्टी होते हैं और क्रॉनिक में थर्स्टलेस होते हैं. सो लाइक पल्सिटिला इट इज थर्स्टलेस. Apis which are basically thirstless may become thirsty. Yes, some drugs like sulfur, opium, antimptard, arsenic may be both thirsty or thirstless. There are many drugs which may appear in more than one place in the chart, indicating that they should not be neglected even in other conditions. Yes, so this is for only acute conditions. इसे मिक्स नहीं करना है क्रॉनिक से. इसलिए ये पॉइंटर्स जो सर ने यहाँ दिए हैं इसे आप एक्यूट के लिए परफेक्टली करके रखो. अगर आप कहीं गए, किसी के यहाँ विजिट किए एक्यूट कंडीशन के लिए, तो आपको ये चार्ट पूरा याद होना चाहिए कि चार्ट साथ में लेके जाने की जरूरत नहीं. आजकल द टो जो सर ने ऐप बनाया है, TOA, उसमें मतलब वो ऐप अगर आप मोबाइल में डाउनलोड करते हैं तो आपको किधर भी जाने की जरूरत नहीं. आप अगर आपके पास वो एप्लीकेशन है तो आप कहीं पे भी विजिट पे भी जाके आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. या फिर अगर आप ये चार्ट पूरा माइंड में फिट कर लेते हैं तो आपको आधे नींद में भी पूछा तो ये परफेक्टली सिलेक्शन करते आना चाहिए. यस. सो सर ने शॉर्टकट आगे बताए हैं. शॉर्टकट कुछ सर ने यहाँ बताया, जैसे कि एक्टिविटी थर्मल थर्स्ट एक्सिस, फॉर एग्जांपल डल चिली थर्स्टलेस, DCTL. डल प्लस हॉट प्लस थर्स्टलेस, DHTL. तो इस तरह से हम फार्मूले बना के भी इसे
याद कर सकते हैं कि DHTL है या फिर DCTL है या फिर DCT है, दैट मीन्स डल चिली थर्स्टी, या फिर DHT है, डल हॉट थर्स्टी, लाइक दिस। इस तरह से करके फिर उसमें पॉइंटर्स अगर याद ऐड करते हैं हम, तो डायरेक्टली वी कैन रीच टू द रेमेडी। यस, सो दिस इज द एक्टिविटी। सर ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ एक्टिविटी एक्सप्लेन किए। फिर जो पॉइंटर्स होते हैं उसमें होते हैं मेन पॉइंट कंसाइंशियस, नॉन कंसाइंशियस, डिलीजेंट, नॉन डिलीजेंट, एक्सप्रेसिव, नॉन एक्सप्रेसिव। सो ये आगे का पार्ट है। जब हम पूरा एक्टिविटी को डिवाइड कर चुके हैं, एक्टिविटी को एनालाइज कर चुके हैं, फिर थर्मल से ऐड कर दिए, फिर थर्स्टी थर्सलेस ऐड कर दिए, उसके बाद पॉइंट आता है कि पेशेंट डिलीजेंट है कि नॉन डिलीजेंट है। मोस्टली दिस इज एक्यूट पार्ट, डिलीजेंट एंड नॉन डिलीजेंट, क्योंकि सर ने ये डिलीजेंट और नॉन डिलीजेंट रूब्रिक्स का इन्वेंशन डॉक्टर विजयकर सर ने ही किया है। तो mostly say you this diligent and non-diligent conscientious non-diligent is most useful in only acute condition। जैसे कि पेशेंट acute condition में एक्टिविटी डिक्रीज है, फिर भी डिलीजेंट है कि नॉन डिलीजेंट है, कंसाइंशियस है कि नॉन कंसाइंशियस है, क्योंकि एक्यूट कंडीशन में वो मोस्टली दिखेगा, परफेक्टली दिखेगा। इसलिए जब हमारा एक्टिविटी एनालिसिस हो जाता है, फिर हम जाते हैं डिस्पोजिशन पे कि एक्यूट में उसकी क्या डिस्पोजिशन है, एक्यूट में क्या चेंज एक्टिविटी में आने के बाद भी पेशेंट डिलीजेंट है कि नॉन डिलीजेंट है, अपने अपना वर्क कर रहा है कि उसके वर्क पे कोई असर ही नहीं हुआ। तो ये मेन अगर हम उसमें इंपॉर्टेंट थिंग ऐड करते हैं तो हमें डायरेक्टली रेमेडीज मिल जाते हैं। यस, सो यहाँ तक हमने अभी तक देखा। अभी यहाँ तक किसी को अगर कुछ क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया तो हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं चार्ट को। अगर आपके पास चार्ट है तो आप उसे सामने रखिए। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। बुक में एक्टिविटी चार्ट दिया है लास्ट में, आप उसे पढ़िए। स्क्रीन पे नहीं है।
अब वो कायो का जैसा नहीं आ रहा है ना। चांद करने के बाद ना तो चाहता है वो पावन पानी में पी लेता तब खाई लेता। ठीक है, भूख लगा था सब अच्छे से ना। भूख में तो 3 रोटी 4 रोटी खवा जाती। जायचं ना घरी, मी आहे ना इथे. मॅडम आहे, थोडा आराम करून यायचा ना. 4 वाजता थोडी तर रिपोर्टला 5:30-6 वाजता 4ला पाठ. सर आपका माइक म्यूट हुआ है शायद। So activity decrease में 2 types है, very sleepy and activity decrease में dullness. So activity decrease में very sleepy and dullness. Dullness में again the chart divided into hot, chilly, that is thermals. Again it is divided into thirsty, thirstless. Then activity increase में mental activity increase, then physical activity increase. Again the third part is verbal activity increase. तो verbal में again 3 types है, singing है या फिर verses mix है या फिर loquacity है. So no change में only 3 remedies सर ने ऐड किए हैं. तो इस तरह से जैसे कि मेंटल एक्टिविटी इंक्रीज है तो अगेन थर्मल्स के बेस पे उसे डिवाइड किया, हॉट, चिली, देन थर्स्टी, थर्स्टलेस. फिजिकल रेस्टलेसनेस है, दैट मींस फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज है तो हॉट, चिली एंड थर्स्टी, थर्स्टलेस. तो इस तरह से इस चार्ट को सर ने बनाया है और नियर अबाउट 60 रेमेडीज इसमें ऐड किए. उसके बाद भी कुछ रेमेडीज सर ने यहाँ ऐड किए थे, लेकिन अगर एक्यूट केसेस में आपको प्रैक्टिस करना है तो ये 60 ड्रग्स भी मोर देन सफिशिएंट हो जाते हैं. आप देखो डॉक्टर हैनेमन के द थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज में ओनली कुछ 100 के ऊपर ही ड्रग्स है, नियर अबाउट 100 ड्रग्स उसमें ऐड किए. तो डॉक्टर हैनेमन ने 100 ड्रग के ऊपर लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस की है. 100 बेड 200 बेड का हॉस्पिटल चलाया. यस, तो ये 60 ड्रग्स भी एक्यूट के लिए बहुत हो जाते हैं, काफी हो जाते हैं. यस, सो दिस इज द चार्ट. नाउ हम देखेंगे कंसाइंशियस एंड डिलीजेंट रेमेडीज. तो क्या पार्ट है, व्हाट इज द कंसाइंशियस एंड व्हाट इज द डिलीजेंटनेस. तो किस तरह से सर ने इसे कंसिडर किया, किस तरह से सर ने इसको अंडरस्टैंड किया कि ये ही इंपॉर्टेंट क्यों है एक्यूट में, बिकॉज इट इज अ जेनेटिक ट्रेट. सो डिक्शनरी मीनिंग ऑफ कंसाइंशियस, दैट इज स्क्रूपुलस, शोइंग केयर एंड प्रिसीजन. यस. So डिक्शनरी मीनिंग ऑफ डिलीजेंट, इट इज हार्ड वर्किंग. जो कंसाइंशियस होते हैं वो मेंटली बहुत ही कीन होते हैं और जो डिलीजेंट होते हैं वो हार्ड वर्किंग होते हैं, वो फिजिकली बहुत कीन होते हैं, हार्ड वर्क करेंगे, शोइंग केयर एंड स्टेडी एफर्ट. द रूब्रिक or quality which I consider as diligent is sometimes mentioned as conscientious. आपको रेपर्टरी में डिलीजेंट रूब्रिक नहीं मिलेगा, लेकिन डिलीजेंट के लिए हमें कंसाइंशियसनेस ही लेना पड़ता है. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ नेचर व्हिच कैन बी यूज्ड वर्चुअली एज एन एलिमिनेटरी रूब्रिक टू जीरो डाउन द सिमिलिमम. यस, तो इट इज अ एलिमिनेटरी रूब्रिक. आपको अगर रेमेडीज
को जीरो डाउन करना है कि आपके पास थर्मल थर्स्ट एक्सिस लेने के बाद, हॉट चिली, थर्स्टी थर्स्टलेस डालने के बाद अगर एक 5-6 रेमेडीज आते हैं तो उसको जीरो डाउन कैसे करना, सिंगल रेमेडी पे कैसे आना कि परफेक्ट सिलेक्शन कैसे हो, तो आपको एलिमिनेटेड रूब्रिक्स उसमें ऐड करने पड़ेंगे। दैट इज डिलीजेंट, नॉन डिलीजेंट, कंसाइंशियस, नॉन कंसाइंशियस। ऑब्वियसली द क्वेश्चन कैन बी राइज, व्हाई दिस इज सो इंपॉर्टेंट? How can diligent or non-diligent point make so much of a difference in deciding the minimum? Yes, सर ने दिया यार रीजन, सर ने खुद बताया कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों, सर ने उसे इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया, व्हाई? क्योंकि बाकी आप देखेंगे बोगर रेपर्टरी, अदर कंप्लीट रेपर्टरी या फिर जो भी है रिंग्स रेपर्टरी, किसी में नहीं दिया डिलीजेंट नॉन डिलीजेंट के लिए, किसी ऑथर ने इसे एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन सर ने इस चीज को क्यों इंपॉर्टेंट दिया? द आंसर इज सिंपल, फॉर पीपल हु अंडरस्टैंड द जेनेटिक मेकअप ऑफ a human being. Yes, a human being or any organism, as we all know, owes its existence, structure, tolerance, susceptibilities, nature, emotions, immunity, idiosyncrasy, etc. to the genetic code present in each and every cell nucleus. Yes, how are all these genetic qualities expressed? Every character on the gene is expressed by synthesizing corresponding protein, which is directly or indirectly responsible for the exhibition of that particular character. Yes, so every protein responsible for green color of iris, or say a fair skin or curly hair. Yes, तो हर चीज के लिए हमारे बॉडी में जो भी है, जो भी स्पेसिफिक है, जो भी हमें नेचर में से कलर मिला है, आइस कलर मिला है, शेप मिला है, हेयर्स का कलर मिला है, हेयर्स की लाइनिंग मिली है, फेस का शेप मिला, ये सब कुछ डिपेंड करता है उस सिंथेसाइज प्रोटीन्स पे कि किस टाइप के प्रोटीन सिंथेसाइज हुए. यस, सो every protein responsible for green color of iris, or say a fair skin or curly hair, or angry nature or reserved nature, yes, is synthesized as per the inherited code. जिस तरह से उसे पेरेंट से जीन्स मिले हैं, उस जीन्स पे डिपेंड होता है कि किस तरह का बॉडी पिक्चर बनेगा, मेंटल्स बनेंगे. यस, हेंस वी ओ आवर एंटायर एग्जिस्टेंस, अपीयरेंस, एटीट्यूड, सफरिंग्स एक्सेट्रा टू द प्रोडक्ट, that is proteins manufactured to this factory, the same. The nucleus is the manufacturing machinery or plant. Yes, ये सब होता है उस न्यूक्लियस में, जो हमने फर्स्ट बुक में ये सब पढ़ा ही है, मेकअप ऑफ द मैन में. द न्यूक्लियस इज द मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी ऑफ और प्लांट. The genes are the workers along with the DNA and RNA. The success or the failure of this factory result entirely upon how diligently the workers work for the production. और इस पे से ही सर ने निकाला है diligent and non-diligent. Yes, so their work is to synthesize the protein which with care or effort. If the organism has to live, yes, बहुत ही अच्छा. If the organism has to live, never mind if one of the character on the genetic code leads to disobedience or advice or even debauchery. So diligence does not mean exactly conscientious or anxiety of conscientious or industrious, etc. It only implies that there is an innate quality in the cell to do that things which it is supposed to do when created. Every creation is created to progress and evolve. Yes, बहुत ही बढ़िया. Every creation is created to progress and evolve. That is, the evolution of man in the universe is synonymous to progress of life and every organism in the universe. मतलब समझ में आया कि जो
डिलीजेंटनेस है, कंसाइंशियसनेस है, ये कहां से आ रहा? तो जीन से, जेनेटिक कोड से. सो मैन एंड एवरी लिविंग सेल हैज टू वर्क फॉर अ लिविंग सिंसियरली and engulf as much as knowledge it can to deal with, to face life with success and finally evolve to a higher state, thus fulfilling the sole object of the existence or the birth. तो ये होता है उसकी चीज में. इसीलिए सर ने जेनेटिक ट्रेट्स लाइक कंसाइंशियस एंड डिलीजेंटनेस को इंपॉर्टेंट दिया है. तो हर पर्सन डिलीजेंट होगा ऐसा नहीं. हर पर्सन का, सबका एक सोल ऑब्जेक्ट होता है एग्जिस्टेंस का, लेकिन एग्जिस्टेंस किस टाइप का रखना है, किस टाइप का जीवन जीना है, ये हर किसी का अलग अलग होता है, डिपेंड ऑन दैट जेनेटिक कोड. यस. सो thus diligent stands for sincere, hard working, steady working, knowledge accumulating person is diligent. How they to determine the diligence of a patient, diligence of the patient. तो हर किसी में ये किस तरह से निकालना, डिलीजेंट है कि नॉन डिलीजेंट. आप डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आप डिलीजेंट है कि नॉन डिलीजेंट, लेकिन हमारे ऑब्जर्वेशन में से, उसके हिस्ट्री पर से, उसके साथ जो आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं उसमें से आपको देखना है कि ये डिलीजेंट है कि नॉन डिलीजेंट है. सो जैसे कि इन्फेंट्स में किस तरह से लेंगे, चिल्ड्रंस में किस तरह से लेंगे, एडल्ट्स में किस तरह से लेंगे, वर्किंग लेडीज में किस तरह से लेंगे. तो मोस्टली इन्फेंट्स में तो हिस्ट्री आपको पेरेंट से ही मिलेगी. तो पेरेंट से कंफर्मेशन आपको करना है कि बेबी डिलीजेंट है कि नॉन डिलीजेंट है. सो अ चाइल्ड और एन इन्फेंट इंटरेस्टेड इन गोइंग आफ्टर अ बुक और अ magazine or paper and pen, trying to write with a pen or pencil in a paper is taken as conscientious diligence. Yes. तो बहुत बार ये इस तरह से भी नहीं मिलता है, लेकिन हम डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस पेरेंट्स को पूछ सकते हैं बच्चे के लिए, कि जैसे कि घर में और भी बच्चे हैं क्या, अगर और बच्चे हैं और वो पढ़ाई कर रहे हैं और ये छोटा सा नन्हा सा 1-1.5 साल का बच्चा, उनके किताबें छीनता है क्या, उनसे पेंसिल लेता है क्या, और पेंसिल पेपर लेके उस पे कुछ ना कुछ हाथ से कुछ ड्रॉ करता है, कुछ लिखता है, लकीरें खींचता है, दैट मींस ही इज डिलीजेंट. यस. या फिर वो ऐसा कुछ नहीं करता है, ओनली किताबें फाड़ेगा, पेजेस फाड़ेगा, बच्चे पढ़ाई कर रहे तो पट से भागते हुए जाएगा, उनसे छीन लेगा, दैट मींस वो डिलीजेंट नहीं है. He is a destructive child. Yes. So this is the conscientious and diligentness जो हमें infant में find out करना है. Then in children, a young boy or a teenager is considered diligent if and only if he or she has never to do force or even asked to study. बच्चों को कभी फोर्स नहीं करना पड़ता है पढ़ाई के लिए, होमवर्क के लिए. स्कूल से आते बराबर पहला बैग रखेगा, देन अपने होमवर्क की बुक निकाल के होमवर्क करेगा, बाद में खाना खाएगा, बाद में फ्रेश होगा, पहले सबसे पहले अपना होमवर्क निपटा लेगा. दिस इज डिलीजेंटनेस. और बहुत से बच्चे होते कि करेंगे, बाद में करता हूँ, ये करता हूँ, टालते रहते, दैट मीन्स ही इज नॉट अ डिलीजेंट. He or she performs her duty and studies on his own. कभी बोलना नहीं पड़ता है, कभी फोर्स करना नहीं पड़ता है. So he or she never takes a leave or a bunk from her school. Yes, very sincere. Sincere बच्चे कभी लीव नहीं लेंगे, बंक नहीं मारेंगे because of diligentness. Yes, wanting to go to school despite high fever is also diligent conscientiousness. Here we have to rule out diligent in a child who insists on going to school for fear or being punished or because of other vested interest. Yes. तो ये भी हमें कंफर्म करना है बच्चों में डिलीजेंट नॉन डिलीजेंट निकालते हुए.
कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं, रेगुलरली जाते हैं, एक दिन भी बंक नहीं करते, होमवर्क रेगुलरली करते हैं, तो वो डिलीजेंट है। लेकिन नहीं, हमें वो कंफर्म करना है कि वो ऐसा क्यों करता है ना? वो ऐसा क्यों करता है? बिकॉज उसे डर लगता है कि टीचर उसको सबके सामने डांट देगी, इंसल्ट करेगी, फाइन करेगी। तो ये डेली स्कूल जा रहा है, होमवर्क कर रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ फियर। तो फियर की वजह से करता है, दैट मीन्स ही इज नॉट अ डिलीजेंट, ही इज अ वेरी टिमिड कवर्ड चाइल्ड, sensitive to image, honor, insult, rudeness. yes, तो हमें ये भी चीज कंफर्म करना है। अगर हम खाली कंसाइंशियस नॉन कंसाइंशियस ले रहे तो उससे नहीं चलेगा। वो क्या है एक्चुअली, उसका जेनेटिक ट्रेड यहाँ पे क्या है? टिमिडिटी। उसका जेनेटिक ट्रेड कवर्डनेस है, इसीलिए वो कर रहा है, वो डिलीजेंट नहीं है। तो हमें एक के साथ साथ और भी उसके जेनेटिक ट्रेड्स मिल सकते हैं जब हम डिटेल्स में जाएंगे। यस, तो इसी तरह से एडल्ट में भी उसी तरह से कि अगर कोई एडल्ट है और वो रेगुलरली अपने जॉब पे जाता है, ऑफिस जाता है, एक दिन भी बंक नहीं मारता है, क्यों? तो मोस्टली व्हाई, ये हमारा सवाल होना चाहिए। डायरेक्टली आप उसे कंसेंशियस डिलीजेंट नहीं ले सकते। सो अ मिडल एज मैन हु हैज never take a leave from his office or service in last 20 years, or a man who insists on going to office not from avarice of getting money, extra money, nor from fear of boss, is a diligent person. तो वो डेली जाता है, एक दिन भी बंक नहीं करता है, ओवर टाइम भी करता है, लेकिन पैसों के लिए नहीं है, उसे काम के बिगड़ जमता ही नहीं, अच्छा ही नहीं लगता, दैट इज डिलीजेंटनेस। और अगर कोई जा रहा है इतना रेगुलरली बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ बॉस, then he is not diligent. He is cowardized person, timid person, weak morals, weak will। और इसी तरह से लेडीज का भी, जो वर्किंग लेडीज होती हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं, a lady who works for a family, cooking and doing daily chores despite having pain or suffering from fever can be safely taken as diligent। फीवर में भी जो लोग काम करते हैं, घर का पूरा काम करती है लेडीज, लेकिन यहाँ डायरेक्टली डिलीजेंट लेने के बजाय अगर आप वाई पूछते हैं कि क्यों आपको इतना हाई ग्रेड फीवर होने के बाद भी आप क्यों काम कर रहे हैं, अगर वो बोलते हैं कंपल्शन है, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, दूसरा कोई है ही नहीं करने वाला, और अगर दूसरा कोई रहता था फिर तो मैं रेस्ट लेती थी 3 दिन 4 दिन। दिस इज नॉट डिलीजेंट। सो आउट ऑफ कंपल्शन अगर है तो डिलीजेंट है। यस, so diligent provides she is not doing it because she says who else will do it, I will get scolding from my in-laws or husband। yes, so compulsion की वजह से कर रही तो diligent नहीं है। विदाउट कंपल्शन है, हाई ग्रेड फीवर में भी वर्क कर रही, then it is diligent। so diligent of a cell shall make an organ or system function diligently, and subsequently the disease suffered by diligent patient shall be different from non-diligent patient। Thus these two diligent and non-diligent rubrics formed by me divide the constitution into 2 major groups, like diligent, non-diligent is the elementary factors in my practice। yes, so this is the above rubrics of diligent and non-diligent should be used with cautious resource। yes, तो हमें बहुत केयरफुली इसका सिलेक्शन करना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी रॉन्ग होता है तो रॉन्ग रेमेडी आपके हाथ में आ जाएगी। अगर पेशेंट डिलीजेंट नहीं है और आपने
उसे डिलीजेंट ले लिया। तो जब हम डिलीजेंट नॉन डिलीजेंट कंसिडर करते हैं तो व्हाई, उसके टिप तक जाना कि ये ऐसा क्यों। जब हम हर कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग दृष्टि से देखेंगे, अलग अलग वे से देखेंगे कि ऐसा नहीं होता है, हर कोई काम नहीं करता है, हर कोई स्टडी नहीं करता है, हर बच्चा डेली स्कूल में नहीं जाता है, ये जा रहा है, मतलब कुछ तभी बात है। वो क्या है, सबसे पहले सब रूल आउट करो, देन डिलीजेंट एंड नॉन डिलीजेंट लो। यस, सो दिस इज द चैप्टर 3। बहुत अच्छा सर ने यहाँ डिलीजेंट और नॉन डिलीजेंट एक्सप्लेन किया है, जो हमारा बेस है प्रिस्क्रिप्शन के लिए इन एक्यूट कंडीशंस। यस, सो थैंक यू वेरी मच। इस पे अगर किसी को कुछ पूछना है या फिर अपने कुछ एक्सपीरियंस आप लोग अगर कुछ बताते हैं, शेयर करते हैं, तो भी वेल एंड गुड, वेलकम। यस, अगर किसी को डिलीजेंट नॉन डिलीजेंट एक्यूट कोई अगर किसी का एक्सपीरियंस है किसी केस का, एक्यूट केस का, तो आप लोग यहाँ शेयर कर सकते हैं। शेयरिंग इज केयरिंग। आप अगर कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो बाकी लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए शेयर कीजिए। कोई भी एक आधी आपके क्लिनिक की केस जो आपने कुछ अलग उस केस में देखा और ऑन द बेसिस ऑफ ओनली डिलीजेंटनेस और नॉन डिलीजेंटनेस उसे कोई रेमेडी प्रिस्क्राइब किया और उसे एक्सलेंट रिजल्ट आया, अगर ऐसा कोई आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है तो आप बताइए कि, या फिर ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आउट ऑफ दिस 60 ड्रग्स, दिस 60 रेमेडीज, आपने कुछ अलग रेमेडी दी और उसे रिजल्ट आया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये 60 ड्रग्स के बजाय आपने कुछ और भी ड्रग्स एक्यूट चार्ट में ऐड किए हैं, तो वो भी आप यहाँ शेयर कर सकते हैं कि सर ये 60 ड्रग्स तो है ही एक्सलेंट, और हमने कुछ और रेमेडी जो ट्राई किए इस चार्ट की हेल्प के लेके और हमें एक्सलेंट रिजल्ट आया। यस, ऐसा किसी के पास कोई एक्सपीरियंस होगा तो आप लोग यहाँ शेयर कर सकते हैं। यस, यस डॉक्टर कंसे, आपके पास है, आप सोच रहे बताओ कि नहीं बताओ? हेलो सर। नहीं सर, अभी जो द वे इट इज बीन प्रिस्क्राइब्ड, मतलब जैसे सर ने डिस्क्राइब किया है वैसे और दैट वे जो एक्यूट्स हम लोग देखते हैं यूजुअली, वी डू नॉट लुक देम वाया दिस पर्सपेक्टिव। इस नज़रिए से हम लोग एक्यूट में प्रिस्क्राइब नहीं करते। कुछ एक दो की नोट्स है, थर्मल्स है, थोड़ा थर्स देखेंगे, देन वी प्रिस्क्राइब, वी आर प्रिस्क्राइबिंग दिस वे। तो इनडेप्थ जो प्रिस्क्रिप्शन है, या तो जैसा हाउ टू प्रिस्क्राइब एंड हाउ टू अंडरस्टैंड दैट थिंग्स, ये थोड़ा हम लोग को लाइक वी हैव टू अपडेट इट इन लिटिल डिटेल, दैट प्रिस्क्रिप्शन शुड बी जस्टिफाइड। तो वो अभी तक उतना लेवल तक का प्रिस्क्रिप्शन नहीं एक्यूट्स में, दे आर स्टिल मिसिंग समथिंग, कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं ऐसा लगता है। और इसमें से भी थोड़ा सा वी आर गेटिंग सम एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड इट थ्रू दिस बुक, मतलब ये जो सर के टॉपिक्स है उसमें से at least how to understand the things and what way. लेकिन अगर आप ये चार्ट स्टडी करते हैं ना और इसे यूज करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है, इतने इजीली रिजल्ट आते हैं, इतने इजीली रेमेडीज मिल जाते हैं विदाउट एनी ऐसे बहुत एफर्ट लेने पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपली आप रेमेडी सिलेक्ट कर सकते हैं, खाली आप इसे यूज करना शुरू कर दीजिए। यस, यस डॉक्टर बबलू राउत। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। एक केस अभी रिसेंट आई थी मेरे पास,
जी नियर अबाउट उनका एज था 60 ईयर, वायलेंट कफ था और बायलैटरल क्रिपिटेशंस थे। यस फीवर भी था, बॉडी एक था, हेडेक था और टोटली सुस्त थी। ऐसे नियर अबाउट 3-4 दिन तो वो बाहर निकली ही नहीं। किसी ने फिर वो जो साथ बाजू वाले थे उन्होंने वो दवाखाने में लेके आए मेरे। तो टोटल देखा तो बहुत सुस्त थी, उसको शिवरिंग हो रही थी, यानी ठंड लग रही थी, डल चिली और प्यास बहुत कम हो गई थी और टोटली इनडिफरेंट लग रही थी और नौशिया था, नौशिया साथ में, डल चिली, थ्रस्टलेस विथ नो इंटरेस्ट, नॉन डिलीजेंट टू डेली रूटीन वर्क। उसके ऊपर सेपिया दिया था तो उसके क्रिपिटेशंस सब 2 दिन में ही ठीक हो गई। वेरी नाइस। हाँ, रिसेंट ऐसे बहुत सारे केसेस है सर, लेकिन रिसेंट वाली शेयर किया मैंने। यस तो यस हेल्पफुल जो dull chilly thirstless, no interest in study, amusement, किसी में भी, खाने में, पीने में, नींद में, कहीं किसी में नो इंटरेस्ट, दैट मीन्स द इंडिफरेंस टू एवरीथिंग इज सेपिया। और ये जो हेल्पफुल हिंट जो है सर के, जैसे नौशिया, चिली वगैरह, इसमें भी सेपिया आता है हेल्पफुल हिंट, उसके भी थोड़ा हेल्प लेता हूँ सर मैं, जैसे यस हेल्पफुल यस। जैसे जैसे हमारे पास नॉलेज बढ़ते जाता है तो बहुत सी चीजों पर से, ऐसा नहीं कि फिर हम एक्यूट पर से लेंगे, तो बहुत से ऐसी चीजें होती है जिस पर से हम रेमेडी सिलेक्शन करते हैं। यस, वेरी गुड। ओके, थैंक यू सर। और हेलो। यस यस डॉक्टर बंसल। सर, वी आर सीइंग मेनी पेशेंट्स विद एक्यूट रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स। बहुत बार मतलब इट सीम्स लिटिल डिफिकल्ट टू मतलब ट्रीट देम एक्चुअली, क्योंकि उनका अप्रोच एंड सम मोडालिटीज एंड गिविंग रेमेडीज, ये थोड़ा मतलब वी डिडंट फाइंड इट प्रॉपर वे, मतलब वो रेमेडीज का रिजल्ट नहीं आता है प्रॉपर, या तो फिर मींस वी आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट देम इन प्रॉपर वे। तो जो एक्यूट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, in that cases how to approach the patient, because some patients have persistent cough रहता है, किसी को bronchitis रहता है, some they have continuous cough रहता है throughout the day, so those who doesn't respond to even antibiotics, antitussive remedies, in spite of that अगर हम लोग भी हमारा मेडिसिन देते हैं तो still that level तो पेशेंट को रिजल्ट नहीं आता। कैसा है, हमने कल ही देखा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स में मोस्टली आपको सबसे पहले देखना है कि वो क्रॉनिक डिजीज है क्या। अगर क्रॉनिक डिजीज है तो आपको एक्यूट प्रिस्क्रिप्शन करना ही नहीं है, आपको उसे जीसीएस देना है। लेकिन अगर रियली एक्यूट कंडीशन है, रिसेंटली कुछ हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है, तो देन इट इज वेरी सिंपल टू रूल आउट द रेमेडी। आप एक्टिविटी थर्मल थ्रस्ट के थ्रू जाइए, आपको 100% श्योरली परफेक्ट रेमेडी मिलेगी। अगर एक्टिविटी डल है, फिर आपको सिंपली देखना है कि पेशेंट डल है कि रेस्टलेस है। मोस्टली छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं जो बहुत रेस्टलेस होते हैं, जैसे कि बहुत कफ है, बहुत खांसी बच्चे को है, लेकिन बच्चा बहुत ही रेस्टलेस है। वो मतलब वो इतनी खांसी होने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अपना खेल रहा है, जंपिंग कर रहा है, इधर उधर जा रहा है, मतलब उसके एक्टिविटी में रेस्टलेसनेस पहले से ज्यादा बढ़ गया, एक्टिविटी पहले से ज्यादा बढ़ गई, लेकिन वो बॉदर नहीं कर रहा है मेंटली कुछ भी कि उसकी वजह से उसका चिड़चिड़पना हो गया या फिर वो बहुत ही कफ है तो रोता है या फिर ऐसा कुछ। नो, उसका ओनली फिजिकल एक्टिविटी बढ़ गई है, पहले से ज्यादा एक्टिव हो गया। तो ऐसे इसमें हमें जाना है एक्टिविटी इंक्रीज, फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज, देन उसमें ऐड करना है हॉट चिली, अगर वो हॉट है, या फिर उसके बाद थर्स्टी थर्स्टलेस। इस तरह से हम उसको जब डिवाइड करते जाते हैं चार एक्टिविटी के बेस पे, तो इजीली हम उस मेडिसिन तक पहुंच जाते हैं। जैसे कि अगर बहुत फिजिकल रेस्टलेसनेस है, हॉट है, थर्स्टी है, तो उसमें
3-4 ही रेमेडीज सर ने दिया है, उसमें एक काली सल्फ है। जो काली सल्फ पेशेंट बॉदर ही नहीं करता है उसको कुछ हुआ है करके, यस। या फिर डल है तो डल में जाओ, फिर हॉट चिली देखो, फिर चिली है तो अलग रेमेडीज आएंगे। उसमें भी आप थर्सली है कि थर्सलेस जाओ, थर्सलेस में अलग रेमेडीज है, थर्स्टी में अलग रेमेडीज है। देन अगर पेशेंट डल है, हॉट है, तो हॉट में भी वापस थर्स्टी, थर्सलेस, इस तरह से हम धीरे धीरे करते हैं। तो और बाद में उसमें उसके पॉइंटर्स ही ऐड करना है। आप देखो बेबी में क्या अच्छा है, क्या डिजायर है, क्या एवर्जेंस है, उसके पॉइंटर्स, जितने भी रेमेडीज वहां पे, हर रेमेडीज का पॉइंटर्स आपने देखे तो आप इजीली उस रेमेडी तक जा सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल। और एक्यूट रेस्पिरेटरी में तो एक्सलेंट रिजल्ट है, एक्सलेंट रिजल्ट। मोस्ट ऑफ द पेशेंट क्या हो जाते हैं, ओवर स्लीपी हो जाते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी कंडीशन में, बिकॉज ऑफ ब्रेथलेसनेस, जिसकी वजह से काफी पेशेंट की एनर्जी लॉस्ट हो जाती है और ओवर स्लीपीनेस आ जाता है। तो ओवर स्लीपी में सर ने 2-3 ही ड्रग्स उसमें ऐड किए, जैसे कि एंटीमटार्ट है, एंटीमार्स है, जेंसिमियम है, ओपियम है, लाइक दिस। तो स्लीपीनेस में है, फिर हॉट है कि चिली है तो फिर उसमें एंटीमटार्ट आएगा और एंटीमार्स आएगा, इस तरह से। और एंटीमार्स है, फिर बाद में आपको थर्स्टी थर्सलेस देखना है तो मोस्टली बोथ ड्रग्स आर थर्सलेस। फिर पॉइंटर्स में जाएंगे तो आर्सेनिक एल्बम और एंटीमटार्ट में बोथ ड्रग्स हैव द व्हाइट कोटेड टंग। अगर वो है, आप देख रहे हैं कि पेशेंट की व्हाइट टंग, डायरेक्टली यू कैन प्रिस्क्राइब एंटीमटार्ट और एंटीमार्स, क्योंकि एंटीमार्स में डिजायर फॉर हॉट होगा और एंटीमटार्ट में नहीं। तो बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको प्रैक्टिस में लाना चाहिए। यस। So we'll start using acute chart. Let's yes, उसे टेबल पे ही रखो लैमिनेट करके। एक्सक्यूज मी सर। sure. यस, गुड इवनिंग सर। सर ये एक्यूट चार्ट में अभी पिछले 2 महीने हमारे यहाँ बहुत ज्यादा डेंगू के केसेस रहे, तो अच्छा रिस्पांस मिला सर। जो है हमने इसी का यूज ज्यादातर किया है, तो विद इन 2 डेज 3 डेज ही जो है उसकी प्लेटलेट्स बढ़िया बढ़ गई, आरबीसी काउंट भी अच्छा हुआ, हर तरह से मतलब इम्प्रूवमेंट होता था। यस, पर सर डिफिकल्टी इधर आ रही है सर, जो ये एक्टिविटी इंक्रीज ये नहीं सर पहचान पाते हैं बहुत अच्छे से हम। और जैसे नो चेंज वाला भी है, वर्बल एक्टिविटीज है, इनमें सब प्रॉब्लम आ रही है। एक्टिविटी इंक्रीज में 2 टाइप है, फिजिकल एंड मेंटल। मेंटल एक्टिविटी इंक्रीज में पेशेंट का एंगर बढ़ जाएगा, इरिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, एंजाइटी बढ़ जाएगी, फियर बढ़ जाएगी, रेस्टलेसनेस बढ़ जाएगा, घबराहट पेशेंट को कि मुझे नींद नहीं आ रही है, घबराहट होती है, क्या होगा, है ना, दैट इज एंजाइटी, घबराहट, है ना, फियर। तो इस तरह से आपको मेंटल एंजाइटी इंक्रीज में देखना है। तो उसके बाद थर्ड टाइप है वर्बल। अगर पेशेंट की एक्टिविटी इंक्रीज है, मेंटल एक्टिविटी इंक्रीज है, मेंटल एक्टिविटी में पेशेंट पहले से ज्यादा बातें कर रहा है, ज्यादा लोकेशियस हो गया, या फिर कंटिन्यूअसली कुछ तभी सिंगिंग है, या फिर कंटिन्यूअसली टॉकिंग है, स्पीड फास्ट है टॉकिंग की, या फिर कुछ तभी जेस्टिंग टाइप टॉकिंग है, इस तरह से उसे डिवाइड करना है। लोकेसिटी तो देखी जाएगी, 100% दिखती है पेशेंट में। सो ओके, थैंक यू वेरी मच। कल हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। So thanks once again आप सभी का, जो आप लोग इसमें थैंक यू सर। यस डेली Thank you, टाइम sir. निकाल के आते हैं और Thank you very much, इस sir. सेशन Thank को you. अटेंड करते हैं। सो थैंक यू गुड वेरी डे मच, सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, Thank you, बाय sir. बाय, Thank you, sir. थैंक यू, बाय बाय, Thank you, sir. थैंक यू।